सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल एवरीथिंग इज पॉसिबल। यानी कि सब कुछ संभव है। मैं एक लॉन्ग टाइम के बाद में हम क्लासेस वापस लेके आए हैं और जो आज से क्लास शुरू होने वाली वो आपकी कंप्लीट बीएससी की केमिस्ट्री इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगी। सारे स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर कंप्लीट करवाए जाएंगे, टेक्स्ट बुक्स कंप्लीट करवाई जाएगी, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे और जो भी अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, कोई भी साइंस की एग्जाम से रिलेटेड या फिर बीएससी के बाद में जो एमएससी वाले हैं उनके लिए, तो वो सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स भी इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाएगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु संरचना। ओके, तो हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, एक मिनट, हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं या एटम किसे कहते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज एटम, व्हाट इज एन एटम। आज की क्लास जो है इन्फॉर्मेटिव क्लास है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी पूरे चैप्टर के। उसके बाद में हम शुरू करेंगे, मेन कंसेप्ट पे आएंगे, क्योंकि तुम्हारे एक बार पिछले वाला रिवाइज होना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 12th के बाद तुमको 3 महीने हो चुके हैं, तुम सब कुछ क्लियर कट बोल चुके हो, ठीक है। तो एक रिविजन लग जाएगा। तो व्हाट इज एन एटम, एटम किसे कहते हैं या परमाणु किसे कहते हैं। तो तुमको पता है कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट या स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल which can't be further divided। थोड़ा सा शोर जो बाहर का वो अवॉइड कर देना। यानी कि सबसे छोटा अणु जिसे आगे बांटा नहीं जा सकता या तोड़ा नहीं जा सकता। क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है या एटम कहलाता है। इट इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल व्हिच कांट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, या फिर सबसे छोटा अणु जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते। क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में हमको यहाँ पे एक चीज पता चली, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। अब पहले सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन दी गई थी, अब क्या बताया, फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, किसी भी एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। ये क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। एटम के अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यानी न्यूट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बनता है, एटम। ओके, परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग मॉडल आए, ठीक है, कि किसी ने कोई थ्योरी दी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे पाया जाता है, किसी ने कोई थ्योरी दी एटम कैसा दिखता है, कैसा होता है, ठीक है। तो अब हम उस मॉडल पे चलेंगे। तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहला मॉडल दिया गया जे थॉमसन द्वारा। ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी है, छोटी मतलब 9th 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, ठीक है। तो जे थॉमसन मॉडल, ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने जो मॉडल दिया उसको बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल, और बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग जापानीज डिश होती है, अगर आपको पता है नहीं है, जैसे भी है प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, यानी तरबूज, वाटरमेलन यानी तरबूज। तो इन्होंने क्या कहा कि एक एटम इस तरह से होता है, यानी ये क्या हो गया, एटम जो बाहर का ग्रीन पार्ट हो गया वो क्या हो गया, एटम। जो इसके अंदर रेड पार्ट है जो हम खाते हैं, फिल किया हुआ है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन। और इसके अंदर जो ये सीड्स होते हैं काले काले, इनको इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का। तो इन्होंने कहा कि जो एटम की स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, तरबूज के आकार की, वाटरमेलन के आकार की होती है। और प्लम पुडिंग जापानीज डिश है, इसकी स्पेलिंग थोड़ा देख लेना,
तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से क्या होता है चेरी लगी हुई होती है डिशेज में जगह जगह, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर दी कि जो रेड पार्ट होता है तरबूज का वो क्या होता है खाने लायक होते हैं, जो हम खाते हैं वो खाने वाला भाग क्या होता है पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन होता है, जो कि क्या होता है एटम में चारों तरफ फैले हुए होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम में कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये जे थॉमसन का मॉडल था, सबसे पहला मॉडल। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि एक इंट्रोडक्शन वीडियो आप सबका ये कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में इसकी आई लिमिटेशन। लिमिटेशंस तो आएगी, नया साइंटिस्ट निकालेगा तो इसकी लिमिटेशंस आएगी। इसने क्या है एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बताया, एटम स्टेबिलिटी को क्या किया बिल्कुल नहीं बताया, ठीक है। इसके बाद जो मॉडल आया था रदरफोर्ड का, उस रदरफोर्ड ने भी बहुत सारी बातें कही थी, वो भी क्या इसने नहीं बताई थी, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या नहीं बताया, इसने न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया। देखो क्या भी हमको यहाँ पे हम एटम में पढ़ते हैं, एटम मोस्टली कैसे पढ़ते हैं, अब तो तुम सबको पता है एटम ऐसा होता है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या होते हैं चक्कर लगा रखते हैं। तो क्या इसने न्यूक्लियस का बताया, तो इसने क्या हुआ न्यूक्लियस को भी एक्सप्लेन नहीं किया। ये इसकी दो मेन कमियां थी। इसके बाद में जो मॉडल आएगा वो रदरफोर्ड का आएगा। मैं वीडियो पॉज कर रही हूँ एक बारी, ओके। तो अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने जे थॉमसन के बाद में प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल के बाद में नया अपना मॉडल दिया। इसने बताया कि एटम क्या होता है इस तरह से होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं चारों ओर होते हैं और बीच में क्या होता है सेंटर में न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक होते हैं, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस किससे मिलकर बना था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये न्यूक्लियस इससे मिलकर बना था। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं चारों तरफ सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे होते हैं मोशन कर रहे होते हैं। तो इसने बताया इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, चारों ओर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन और बीच में क्या है न्यूक्लियस है। और एक चीज इसने और स्टेटमेंट दी, तो यहाँ मैं दोनों स्टेटमेंट लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स आर revolving around the nucleus, यानी it tells about nucleus। इसने न्यूक्लियस का यूज किया। दूसरी बात इसने बताई कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो पूरे एटम का छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज स्मॉलर एज कंपेयर टू, स्मॉलर इन साइज लिख देना, as compared to its atom। थर्ड स्टेटमेंट इसने दी कि whole weight of atom contained by its nucleus, कि चारों तरफ क्या होता है खालीपन होता है, यहाँ कुछ भी नहीं है ब्लैंक एरिया, जो न्यूक्लियस है वही क्या करेगा वेट कंटेन करके रखेगा। ये रदरफोर्ड की स्टेटमेंट थी, ओके। तो रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया, न्यूक्लियस को बताया, न्यूक्लियस सबसे साइज में छोटा होता है ये बात बताई, और न्यूक्लियस में क्या होता है सारा वेट कंटेन करके रहते हैं, ये स्टेटमेंट दी, ठीक है। तो ये चीज़ बताई। अब तुम्हें एक चीज़ और बता दो यहाँ पे कि एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे क्या हुआ था, मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी जिसे कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये तुम्हारे चैप्टर का एक रिवीजन है। हाँ, छोटे छोटे पॉइंट तुम्हारे फर्स्ट यूनिट है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर की महाराजा गंगा सिंह की फर्स्ट यूनिट है। बाकी सभी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी की में भी ये चैप्टर्स है, तो यूनिट थोड़ा देख लेना। बाकी मैटर क्या सबका सेम है, मैंने चेक यूनिट के नेम चेक नहीं की, यूनिट किस में कौन सी आ रही है, बाकी मैटर सबका सेम है। किसी भी राजस्थान में सभी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें पाई जाएगी, ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि कॉलेज वाले बच्चे थोड़ा लाइट लेते हैं कि हम तो 1 वीक पढ़ के पास हो जाएंगे, ऐसा वैसे, तो ऐसा मत करो। तुम कंपटीशन की तैयारी करोगे, आगे तुम्हें ये बेसिक्स नहीं पता होंगे तो तुम आगे कैसे करोगे। और प्लस ग्रेजुएशन में भी नंबर आने चाहिए, जब तुम पैसे दे रहे हो तो पढ़ाई भी करो, टाइम पास नहीं करो, ठीक है। तो ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसने थ्योरी दी थी। तो मैक्सवेल की थ्योरी, मैक्सवेल ने क्या कहा था कि जैसे ये कोई एटम है और ये कोई एक और एटम है, तो इसने क्या कहा जब कोई दो एटम एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तो ये क्या करेगा इसके अंदर अट्रैक्ट होता इसी के अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है, जस्ट एक स्टेटमेंट है कि मैक्सवेल ने क्या किया कि when any charged particle revolve near a charged particle then the particle which is revolving around the, मतलब देखो मेरी बात सुनो क्या चीज़ है, मैं तुमको सीधी लैंग्वेज में बताती हूँ
एक चार्ज पार्टिकल है, ये दूसरा चार्ज पार्टिकल, सिंपल गोला सा बना दो अपना। ये इसके चारों ओर घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्विंग कर रहे हैं, ठीक है, मोशन कर रहे हैं। तो ये जो मोशन करने वाला पार्टिकल है ना, ये क्या है, इसकी धीरे धीरे एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी एनर्जी, डिक्रीज इन एनर्जी। तो ये क्या करेगा, एक टाइम के बाद में घूमता घूमता इसके अंदर गिर जाएगा। ये क्या थी, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्टेटमेंट थी। ओके, कि क्या है, वापस बोल रही हूँ, व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व नियर ए चार्ज पार्टिकल देन द पार्टिकल व्हिच आर रिवॉल्विंग इट्स एनर्जी डिक्रीज स्लोली एंड इट केम नियर द ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल। ओके, तो ये इसकी थ्योरी होगी। अब मैं पोज कर रही हूँ क्योंकि वीडियो मैं अकेली जनी बना रही हूँ, मेरे पास कोई और है नहीं, तो मुझे इधर उधर घूमना पड़ता है, थोड़ा सा माइंड मत करना। सो इरेज करते टाइम मुझे आपको पॉज करना पड़ता है। इस वीडियो को मैं क्या करूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं होगी। तो हमारे क्या हो गया, जे थॉमसन हो गया, रदरफोर्ड हो गया, मैक्सवेल 3 हो गया। चौथा हमारा नील्स बोर का मॉडल, ठीक है। एक चीज और कि ये जो मैं बना रही हूँ, इसके कंप्लीट नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं ऐड कर दूंगी और पुरानी वीडियोस में भी ऐड है, तो वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लेना। और हाँ, अगर आप अभी भी मजाक समझ रहे हैं कि हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ने की जरूरत नहीं, कॉलेज में पास हो जाते गाने लिखे, ये बहुत बड़ी वाहियात अफवाह है कि गाने लिख कॉलेज में पास हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में या तो पास होते हैं या फेल होते हैं, या फिर बाई ग्रेस बाई सप्लियाँ लगती है, और बहुत जनों की लगती है। फर्स्ट ईयर में ये रियल बात है, बहुत जनों की सप्ली लगती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा देख लेना कि अगर तुमको वापस पेपर देने का मन हो, और केमिस्ट्री में तो मोस्टली लगती है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, तो ऐसे मजे में मत लेना। और कोई भी तुमसे, तुम्हारा सीनियर भाई यार दोस्त बेली जो भी है, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि 1 वीक पढ़ के पास हो लेंगे, तो ये गलत फहमी में मत रहना। बहुत बारी 1 वीक से भी पास नहीं होते, ठीक है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है ब्रो, ठीक है। तो अब क्या, नील्स बोर का मॉडल है, ठीक है। नील्स बोर नहीं कहता, अब सबसे एक इसे बोलते हैं, जो अभी हम मॉडल पढ़ रहे हैं उसके एक प्री स्टेप था, ठीक है, जो अब हमने लागू कर रखे। नील्स बोर ने अपने मॉडल में बताया कि ये कोई एटम है, उसका न्यूक्लियस है, ये कोई एटम है, सही नहीं बना, माइंड मत करना, देख लो, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बीच में डाल दो, ये इसका कोई क्या है, न्यूक्लियस है, बीच में नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। इसके बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसे बनाना था, ये ज़्यादा बेटर है, ये आ गया, बना ही देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फर्स्ट स्टेप इसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। फिक्स ऑर्बिट नहीं बोला इसने, कहा फिक्स पाथ में चक्कर लगाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ओके देन, नील्स ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। हिंदी इंग्लिश का मसला नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने पहले जो पेपर में डाली थी, हिंदी वाले कहते इंग्लिश में लिख दिया, इंग्लिश वाले कहते हिंदी में लिख दिया। मैं सारे टर्म्स हिंदी में बोल रही हूँ, ठीक है। और अभी तो बड़े हो चुके, तुमको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। सेकंड थिंग, लिख इंग्लिश में रही हो, इसकी हिंदी नोट्स भी टेलीग्राम में डाल दिए जाएंगे। दोनों नोट्स डालूंगी, दोनों से कवर अप कर लेना, जिसको जो चाहिए वो कर लेना। बने बनाए नोट्स माथा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम लर्न करो, पढ़ाई पे फोकस करो। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वो साथ साथ में अपने लिख लिया करो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन fixed path which is called orbits, यानी KLMN इस तरह से, ठीक है। तो इसने ये चीज बताई थी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट इसने ये दिया कि इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट सेम एनर्जी व्हेन इट रिवॉल्व्स, यानी जब ये चक्कर लगा रहे होते हैं तब क्या करते हैं, सेम एनर्जी कंसिस्ट करके रखते हैं, एक समान एनर्जी रहती है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट ये था, व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट्स एनर्जी देन इट गोज इन हायर ऑर्बिट। थोड़ा सा शोर हो रहा है, वो अवॉइड कर लेना, मुझे पता है हो रहा है, ठीक है। मेरे पास वो है नहीं माइक वगैरह, तो थोड़ा सा टाइम हो सकता है आगे पीछे हो जाए, सुविधा करेंगे सारी, पर तुम लोग सपोर्ट बनाए रखो तो
when electron gets higher when electron gets, जब क्या होता है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो ये क्या होता है हायर ऑर्बिट में आ जाता है, एक हायर ऑर्बिट एंड आफ्टर द लॉस ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी लॉस हो रहा है हायर एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ एक्स्ट्रा एनर्जी, इट केम एट इट्स ओरिजिनल। थोड़ा सा देख लेना यार तुम लोग, साइंस तो में मत जाना, साइंस वाले भी इंग्लिश वाले नहीं है, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो इसने फर्स्ट स्टेटमेंट की कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, रिवल्स कर रहे हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर फिक्स पाथ में मोशन कर रहे हैं। फिक्स पाथ अभी तक कहीं नहीं है, ये आया था बाहर पड़े हैं, कहाँ पड़े, कैसे बिखरे पड़े, कहीं तरबूज की तरह कैसे पड़े, हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट था जिसने क्या कहा था कि एक सर्कुलर क्या कर रहे हैं, पाथ में मोशन कर रहे हैं, उसको इसने क्या कहा ऑर्बिट नाम दिया, के एल एम एन, ओके डन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट सेम एनर्जी व्हेन इट्स रिवेल्स, ये जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं अपने पाथ में तो ये क्या कर रहे हैं, सेम एनर्जी कंसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनकी एनर्जी सेम है तभी तो ये सेम पाथ में चक्कर लगा रहे हैं। एनर्जी जैसी ऊपर होगी, अब थर्ड स्टेटमेंट ये हो गया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं एनर्जी प्राप्त करते हैं, जैसे इनको हीट दी जाती है इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त करते हैं, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है हीट मिली इसने एनर्जी दी तो ये सीधा हायर ऑर्बिट तक आ जाएगा अपने, ठीक है। अब क्या है, चूहे के पेट में हीरा तो चूहा फूदेगा तो सही, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपने बाहर की दीवारों पर बाहर क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, जिगजैग मोशन में इधर उधर टकराएगा, तो ये क्या आएगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि इसको अचानक से एनर्जी मिली है, अचानक से किसी को पावर दे और वो अपना शो ऑफ ना करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शो ऑफ करेगा, ठीक है। तो शो ऑफ करने के चक्कर में इधर दीवार पे जाएगा, उधर दीवारें नहीं है ऑर्बिट है, इधर उधर घूमेगा, धक्के खाएगा, तो इसकी एनर्जी क्या आएगी, कम हो जाएगी, थक जाएगा, यानी पैसे सारे वेस्ट हो गए, एक तरह से पावर यानी पैसा, तो ये वापस क्या होगा अपने पाथ में आ जाएगा, वापस क्या होगा अपने लोअर ऑर्बिटल में आ जाएगा। दिस इज नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो होप तुमको इतना सब समझ आ रहा है, ठीक है। ओके, अब बोर का मॉडल पढ़ लिया, बोर की क्या लगेगी लिमिटेशंस रहेगी। फर्स्ट लिमिटेशन थी कि जो बोर का मॉडल था ये वाला, मैं यहाँ पे बना देती हूँ छोटा सा ताकि तुमको ध्यान में रहे, ए एल एम एन, ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना फिर, ठीक है। फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी कि जो बोर का मॉडल था, इट अप्लाइज ओनली ऑन हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी जो हाइड्रोजन पार्टिकल थे ना उन्हें भी क्या था ये अप्लाई हो रहा था और किसी भी मॉलिक्यूल पर अप्लाई नहीं होता। दूसरी बात थी, दो इफेक्ट पढ़ेंगे हम, एक जीमांस इफेक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे स्टीरिक इफेक्ट, स्पेलिंग बताना है, माइंड मत करना भाई, STARKE, स्टीरिक इफेक्ट, ठीक है। एक जीवन इफेक्ट पढ़ेंगे, एक क्या पढ़ेंगे, स्टीरिक इफेक्ट। ये दोनों क्या है इसने बताया मुझे। जीवन इफेक्ट क्या होता है मैं तुमको बता देती हूँ कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल्स को रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जब एक पार्टिकल जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, पार्टिकल्स की स्प्लिटिंग होगी, वो स्प्लिटिंग क्या कहलाती है, जीवन इफेक्ट। स्प्लिटिंग शॉर्ट में लिख रही हूँ, बड़ा आगे बता दूंगी, स्प्लिटिंग ऑफ पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्या हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड जीमान इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं स्टेरिक इफेक्ट की। इसने क्या कहा था, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, जब स्प्लिटिंग होती है पार्टिकल की, वो क्या होता है स्टीरिक इफेक्ट। इसने क्या कहा था, इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं किया था, डजंट एक्सप्लेन है, ठीक है, या कांट एक्सप्लेन, जो लिखना हो लिख लेना, डजंट मैटर क्या लिख रहे हो, बस पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारी, मेन चीज़ सारी होगी। अब हमारे, हाँ अब मैं तुम्हें बता देती हूँ, अब हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, मुझे नाम देखने पड़ रहे हैं कहीं मैं भूल ना जाऊँ इसके कुछ, ठीक है। अब हमारा जो ये, अब ये फोर्थ तक हो गई, ये प्री स्टेप बताया था तुमको, ठीक है। अब फिफ्थ है क्वांटम, कुछ मुझे साथ साथ में कैमरा देखना पड़ रहा है कि वीडियो का इफेक्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, वरना जैसे ही लगाऊंगी किसी की कुछ कंप्लेन आती है, किसी की कुछ आती है, ठीक है।
क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, हमने पढ़े क्वांटम मैकेनिक्स उसी बेस पे, ठीक है। ये वो मॉडल है जो आज के टाइम पे यूज किया जा रहा है, ठीक है। ये इसमें क्या K11 होते हैं, SPD F ब्लॉक होते हैं, वो सारी थ्योरीज में आ जाएंगी। ये एक प्री स्टेप हो गया। अब तुम्हें पता है आज के टाइम पे 12th में पूरा चैप्टर है कि क्या यूज हो रहा है क्या नहीं यूज हो रहा, तो वो एक चीज़ होगी कि इसमें क्या होता है कि ये पूरा कंप्लीट किस पे, क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। मुझे बीच बीच में ये चेक ना करना पड़ रहा है। अब हम अपने चैप्टर के मेन फोकस पे आएंगे। यहाँ तक क्या हो गया, हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, तो चलते आगे। ओके, सो फोकस हो गया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमारा चैप्टर दो बातों पे बेस्ड है। पहला है डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली थ्योरी, ठीक है। इसी को बोलते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, सॉरी ड्यूल नेचर ऑफ एटम, ओके। सेकंड हम पढ़ रहे हैं हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, थ्योरी, ठीक है। ये दो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मैं तुम्हें एक डी ब्रोगली का आज इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। डी ब्रोगली थ्योरी, ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है। तो डी ब्रोगली थ्योरी पढ़ते हैं। डी ब्रोगली एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने क्या कहा कि अपनों ने अभी तक सुने कि लाइट क्या होती है, लाइट की दो नेचर होती है, एक पार्टिकल नेचर, एक होती है वेव नेचर, ठीक है। ये हमने सुना है 12th का फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है। वो वेव थ्योरी, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, उसमें ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिजिक्स और केमिस्ट्री डजंट मैटर, चैप्टर जो थ्योरी है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। लाइट की अभी तक हमने पढ़ी है। अब हम पढ़ रहे हैं एटम की थ्योरी। इसने क्या कहा था, एटम या कोई भी मैटर हो उसकी भी क्या होती है, दो नेचर होती है, एक होती है पार्टिकल नेचर, ये इसने कहा था, ठीक है, एक होती है वेव नेचर, ठीक है। तो इसने क्या कहा, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों एक दूसरे की क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, यानी पूरक होती है। आप समझो कैसे। डी ब्रोगली ने थ्योरी दी कि कोई भी द्रव्य हो उसकी क्या दो प्रकृति पाई जाती है, एक होती है कणीय प्रकृति, एक होती है द्वैत प्रकृति, ठीक है। यानी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ये दोनों प्रकृतियां एक दूसरे की पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री होती है। दिस बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। यानी कि क्या हो गया, जब हम पार्टिकल नेचर को पकड़ेंगे, कणीय प्रकृति को पकड़ेंगे, जब उसकी तरफ जाएंगे तब हम वेव नेचर नहीं पढ़ पाएंगे या ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, और जब हम वेव नेचर की ओर भागेंगे तब पार्टिकल नेचर पीछे छूट जाएगी, ठीक है। तो ये एक थ्योरी इसने डी ब्रोगली की दी थी। अब आगे क्या है, इस थ्योरी की जो इक्वेशन है वो बनानी है, हमको सीखनी है और आगे पूरा चैप्टर करना है। यहाँ तक तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हुआ है आज का। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो, और प्लस प्लीज़ पढ़िए। तुम्हें नोट्स भी अवेलेबल टाइम टू टाइम होते रहेंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा टेलीग्राम पे पूरे चैप्टर के कंप्लीट नोट्स एक साथ आ जाएंगे, प्लस क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और नीट वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, 12th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट। जो चैप्टर कहीं से भी पकड़ो, हमें जो टॉपिक करने ना वो किसी भी क्लास में डजेंट मैटर सेम रहता है। हमको सिर्फ याद होना चाहिए, हमें कंसेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कंसेप्ट समझने किसी भी चैनल से समझो, किसी भी टीचर से, कहीं से भी। 12th वाला यहाँ से पढ़ेगा डजेंट मैटर, यहाँ वाले 12th वाला जाके पढ़ेंगे डजेंट मैटर। तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, सो बाय।